नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी एक ऐसा शो जो हमने खास महिलाओं के लिए बनाया है। आप बिगनर हैं या ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, आपकी सभी तरह की क्वेरीज हम अपने शो में शामिल करते हैं। साथ ही आपको मिलवाते हैं हमारी खास विमेन अचीवर से। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाय। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें जरूर भेजें। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अनागा हमारे साथ मौजूद है नासिक से। बहुत बहुत स्वागत है अनागा आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। मैंने रिलायंस डाइवर्सिफाइड जो पावर सेक्टर का फंड है, इसमें 1000 रुपीज पर मंथ ऐसा सिस्टमिक मेरा SIP शुरू है जी। तो मुझे अभी ये बंद करना चाहती हूँ मैं, और इसके अलावा रिलायंस का ही दूसरा SIP में कर सकती है क्या? जी जयंत जी, रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर में ये SIP के जरिए 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रही हैं। क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस इन्हें अच्छा नहीं नजर आया, तो ये जानना चाहती हैं कि इसी में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें या फिर इससे किसी और फंड में स्विच ओवर कर लें। एक्चुअली ये रिलायंस पावर जो है वो एक सेक्टर फंड है जो सिर्फ पावर सेक्टर या उसके रिलेटेड जो सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और लास्ट 3 साल से ये सेक्टर के कोई भी शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है, तो रिलायंस पावर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है। तो यूजुअली ऐसे सब सेक्टर फंड्स को अपने टोटल पोर्टफोलियो में अराउंड 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 4 फंड्स हो तो एक फंड ऐसा हो सकता है और बाकी 3 जो रेगुलर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स है वो हो सकते हैं। तो अगर उनके पास और कोई फंड नहीं है तो मेरी राय यह है कि इमीडिएटली वो इसका SIP बंद करे। और रिलायंस का दूसरा एक अच्छा फंड है, रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इक्विटी फंड, उसमें SIP शुरू कर सकती है वो। जी जयंत जी, इसके अलावा और कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर किसी का 1 से 2 साल का नजरिया हो? देखो, यूजुअली 1 से 2 साल के नजरिए के लिए इक्विटी फंड्स हम लोग इतना रेकमेंड नहीं करते, लेकिन जो अच्छे इक्विटी फंड्स हैं उनमें से एक है HDFC टॉप 200 और दूसरा है फिडेलिटी इक्विटी फंड और तीसरा है बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी। तो अगर उनके पास कोई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स नहीं है तो इन तीनों फंड्स में से किसी 1 या 2 को वो चुन सकती है जी। अनागा जी, आपके लिए यही सलाह है कि आप रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर से बाहर निकल सकती हैं और रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इक्विटी में आप स्विच ओवर कर सकती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अगली कॉलर किरण हरिद्वार से हमारे साथ बनी हुई हैं। किरण, वेलकम टू जी बिजनेस। अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं मेरे फादर के लिए करीब जो 70 साल के हैं करीब जी, उनके लिए 4 सालों से करीब मतलब मंथली 10,000 रुपए SBI मैग्निफाइड टैक्स गेन में अंडर 80C में इन्वेस्ट कर रही हूँ। पिछले वर्ष इस फंड से मुझे 68% डिविडेंड दिया था जी। ठीक है, इस वर्ष इस फंड ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है और इसकी वर्तमान NAV भी कम हो गई है, NAV भी। कृपया बताएं कि मतलब 2011 से मैं किसी दूसरे फंड में स्विच करूं या इसी फंड में बनी रहूं? जयंत जी, आपने किरण का सवाल सुना, क्या सलाह देंगे आप? SBI टैक्स गेन जो है वो बहुत ही एक पुराना फंड है जो 1993 में शुरू हुआ था और 93 से लेके अराउंड 2006 तक उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेकिन लास्ट 5 साल में उसका परफॉर्मेंस लगातार खराब होते जा रहा है क्योंकि उसमें थोड़े फंड मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं और उनका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है वो अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो ये फंड से स्विच करे आइदर फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज या HDFC टैक्स सेवर में जी। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो 10,000 पर महीना निवेश कर रही है। एक्चुअली ELSS फंड्स का जो टोटल टैक्स बेनिफिट किसी को जो मिल सकता है वो है अप टू 1 लाख रुपीज और 10,000 अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1,20,000 होता है। तो मुझे लग रहा है वो जरूरत से ज्यादा ELSS फंड्स में निवेश कर रही है। तो मेरी राय है कि वो जो 1 लाख तक है उतना ही निवेश करे और बाकी अगर उनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो वो बाकी कोई ओपन एंडेड इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कर सकती है। एंड एक फाइनल पॉइंट है, जब भी आप ELSS फंड में निवेश करते हो हमेशा आप ग्रोथ ऑप्शन चूज कीजिए और डिविडेंड ऑप्शन चूज न करें, क्योंकि हर एक जो इन्वेस्टमेंट का इंस्टॉलमेंट है वो 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहता है
और जब भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो अमाउंट भी वो दिन से 3 साल तक लॉक्ड इन रहता है। तो आप अननेसरी आपका पैसा ज्यादा टाइम तक लॉक इन करके रख रहे हो। जी किरण जी, यानी जयंत जी के मुताबिक जिसमें आप इन्वेस्ट कर रही है भी एसबीआई मैग्नम टैक्स स्कीम, इससे आप बाहर निकली है और फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज या फिर एचडीएफसी टैक्स सेवर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ईएलएस फंड के अच्छे विकल्प हैं। साथ ही इनकी सलाह ये भी है कि जब आप ईएलएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड के बजाय ग्रोथ ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए अच्छे रिटर्न्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, लाजे सिक्किम से हमारे साथ बनी हुई है। लाजे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। मैंने एचडीएफसी टॉप 200 में यूटीआई डिविडेंड जी, बिरला मिड कैप और रिलायंस गोल्ड सेविंग में इन्वेस्ट किया हूँ जी। ये चारों सेविंग्स में मेरा पोर्टफोलियो कैसा है? जी जयंत जी, अपने पोर्टफोलियो पर ये राय जानना चाहती हैं, क्या सलाह देंगे आप? इनका पोर्टफोलियो आप ने सुना एचडीएफसी टॉप 200, यूटीआई डिविडेंड यील्ड, बिरला सन लाइफ मिड कैप और रिलायंस गोल्ड सेविंग्स, इनमें 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करना करती हैं और आपसे जानना चाहती हैं कि कैसा इनका पोर्टफोलियो है, क्या किसी बदलाव की इसमें जरूरत है? नहीं, उनका पोर्टफोलियो अच्छा है। उसमें एक मिड कैप फंड भी है, एक लार्ज कैप फंड भी है और एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड जो यूटीआई डिविडेंड यील्ड है वो भी है। रिलायंस गोल्ड सेविंग्स भी एक अच्छा डाइवर्सिफायर है और उन्होंने क्योंकि ज्यादा ओवर इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये भी वो एसआईपी कंटिन्यू कर सकती है। और उनका जो दूसरा क्वेश्चन है कि वो 3000 जो उनके पास एक्स्ट्रा है, मुझे लग रहा है कि अननेसरली ज्यादा फंड्स में निवेश करने के बदले अगर वो जो एग्जिस्टिंग इनके 3 इक्विटी फंड्स है जी, उसमें वो एसआईपी 1000 रुपए से बढ़ाए जी और हर एक फंड में 2000 पर मंथ निवेश करे तो उनका 3000 भी ऐसे यूटिलाइज हो सकता है। लेकिन इसके अलावा, इस पोर्टफोलियो के अलावा अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड में अगर वो जाना चाहती हैं तो क्या कुछ ऑप्शन है उनके पास? हाँ, जो 3 फंड्स मैंने पहले बोले, एक एचडीएफसी टॉप 200 में वो है ही, प्लस फ्रैंकलिन ब्लू चिप एक दूसरा एक अच्छा लार्ज कैप फंड है। बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी में उनका निवेश नहीं है, उसमें कर सकती है। नहीं तो डीएसपी टॉप 100 ये भी एक अच्छा लार्ज कैप फंड है। ये तीनों में से किसी एक या 2 फंड्स को वो चूज कर सकती है। उम्मीद है लाजी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दीपा चंडीगढ़ से हमारे साथ बनी हुई है। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। Hello, good evening. गुड My इवनिंग। question is, what is the difference between e-gold and gold ETF, and how to invest in it, and which one is better to invest from long-term perspective for 10 to 15 years? जयंत जी, गोल्ड ईटीएफ और ई गोल्ड के बारे में आपकी राय जानना चाहती हैं, क्या सलाह देंगे आप? एक्चुअली ये दोनों में बहुत फर्क नहीं है, एक्सेप्ट कि ये 2 अलग अलग एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं। जैसे गोल्ड ईटीएफ है वो बीएसई और एनएसई पे ट्रेड होता है और ये ई गोल्ड जो है वो एक नया प्रोडक्ट है जो एक नया एक्सचेंज ने शुरू किया है और वो एक्सचेंज है नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। अभी दोनों में जो सिमिलैरिटीज है वो है एक कि दोनों का जो मिनिमम मार्केट लॉट है वो 1 ग्राम है। तो जब भी आप उनका रेट देखोगे वो हमेशा 1 ग्राम का रेट आपको मिलेगा। लेकिन जो डिफरेंस ये है कि आप ई गोल्ड में फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो, जो आप गोल्ड ईटीएफ में नहीं कर सकते हो। तो आप अगर आपके पास कोई नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है बीएसई या एनएसई मेंबर के साथ तो आप ये गोल्ड ईटीएफ उनके थ्रू ले सकते हो। लेकिन ई गोल्ड के लिए आपको सिर्फ एक नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के मेंबर से लेना पड़ेगा। अभी चंडीगढ़ में एक ही ऐसा मेंबर है, वो है विक्सन कमोडिटीज। तो इनके डिटेल्स आपको नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के वेबसाइट पे मिलेंगे जी। और अगर आपको ये ई गोल्ड का डिलीवरी कभी भी लेना है तो उसका जो मार्केट लॉट्स है वो है 8 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 100 ग्राम्स या 1 किलो। तो ये यूनिट्स में ही आप डिलीवरी ले सकते हो और इसके जो डिलीवरी सेंटर्स है वो मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद, ये 3 जगह से आप डिलीवरी ले सकते हो। जयंत जी, जिस तरह गोल्ड निवेश की बात और ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह के इंटरनेशनल क्यूज हैं अभी, इजिप्ट में पहले पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिली और लीबिया में भी अनिश्चित हालात बने हुए हैं, साथ ही ग्लोबल इन्फ्लेशन भी एक मेजर कंसर्न है। इन्हीं सब फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए क्या इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सही है? एक्चुअली हमने देखा है कि ये जो रिसेंट क्राइसिस हुआ है मिडिल ईस्ट में, उसमें गोल्ड ने ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं है प्राइस में। एक्चुअली सिल्वर ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन गोल्ड का जो लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप शॉर्ट टर्म कोई एंगल से कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए।
इंक्लूडिंग गोल्ड, लेकिन इनका नजरिया काफी लंबा है, 10 से 15 साल। तो मेरी राय है कि वो आइदर एवरी मंथ एक SIP करे, या जब भी गोल्ड यहाँ से एक 5 to 7% का करेक्शन दे तभी एक लमसम में ले सकती है। जी, यानी दीपा जी आप लंबी अवधि का नजरिया है आपका, तो आप गोल्ड में जरूर निवेश कर सकती हैं। SIP के जरिए आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। शर्मिला शिलोंग से हमारे साथ बनी हुई है। शर्मिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। मैम मैंने रिकरिंग डिपॉजिट में 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये RD पर मिलने वाली इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। जयन जी आपने इनका सवाल सुना, क्या जवाब है आपका? ये रिकरिंग डिपॉजिट जो है, जैसे हम लोग इक्विटीज में SIP कहते हैं, वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट एक बैंक डिपॉजिट में एक SIP है जी। और इसका जो इंटरेस्ट है जो नॉर्मल बैंक फिक्स डिपॉजिट पे जो लगता है वही है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी आपको। प्लस अगर आपका एक क्यूमुलेटिव, इसको एक क्यूमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, जिसमें आपको कोई मंथली, क्वार्टरली या एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन एंड में अगर आपको पूरा एक जमा एक फुल अमाउंट मिलता है जी, लेकिन तभी भी आपको इंटरेस्ट जो है एक्रूअल बेसिस पे देना पड़ेगा जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जी बताइए, आप बता रहे थे। नहीं, तो अगर आपने एक साल में सपोज से 10,000 निवेश किया है और उस पर अगर आपको 2,000 का इंटरेस्ट मिला है और भले आपके वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो, तभी भी ये 2,000 आपको आपके रिटर्न में दिखा के उस पर टैक्स भरना पड़ेगा जी। तो ये तो RD पर मिलने वाले ब्याज की बात आपने कही, लेकिन अगर बैंक RD में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये निवेश का कैसा विकल्प है, राय जानना चाहेंगे आपकी। नहीं, अगर किसी को RD करना है तो हर एक बैंक ये ऑप्शन देता है, और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है हर एक का इक्विटी और एक डेट का एक सर्टेन परसेंटेज होता है, तो ये रिकरिंग डिपॉजिट उनका जो डेट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें शामिल हो सकता है जी। आगे बढ़ते हैं। शिवा हमारे साथ बनी हुई है मुंबई से। शिवा बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि मैं न्यू इन्वेस्टर, मुझे जानना था कि मुझे ऐसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अराउंड 1 to 3,000 मंथली, और जो अच्छे रिटर्न्स दे मुझे। शिवा आपकी उम्र कितनी होगी? 23। और आपका टाइम होराइजन कितना है इन्वेस्टमेंट का? अराउंड 5 years। जयन जी 5 साल के नजरिए से इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, करीब 1 से 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं ताकि बेहतर रिटर्न मिले? शिवा, ये बहुत ही अच्छा है कि आप ये यंग एज में निवेश करना चाहती है, और प्लस आपका टाइम होराइजन भी कम नहीं है, तो 5 साल इज अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप बिगिनर हैं तो, और आप इक्विटी में कभी निवेश नहीं किया है, तो आप बैलेंस्ड फंड्स चेक कर सकते हो, जैसे HDFC प्रूडेंस है, DSP बैलेंस फंड है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप डायरेक्टली इक्विटी फंड्स में भी निवेश करेंगे तो भी सही रहेगा, जैसे फिडेलिटी इक्विटी फंड है या फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड है, क्योंकि जैसे टाइम जाता है ना, तो उसमें जो इक्विटी फंड्स का जो वॉलेटिलिटी है, जो फ्लक्चुएशन है, वो कम होते जाता है। तो और 5 साल में नॉर्मली ये देखा है कि बैलेंस फंड्स और इक्विटी फंड्स में वॉलेटिलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, और क्योंकि इक्विटी फंड्स 100% इक्विटी में निवेश करते हैं, उनका रिटर्न हमेशा बैलेंस फंड से अच्छा ही रहा है, अगर आप कोई भी 5 ईयर का टाइम पीरियड ले। जी, यानी शिवा जी आपके लिए ये सलाह है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप SIP के जरिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। उसके ऑप्शंस आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकती हैं। तो आज मनी मैटर्स में इतने ही सवाल हम अपने शो में शामिल कर पाएंगे। जयंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए।
और अभी आपको शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो अपने शो में अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। और अभी रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे हमारी खास विमेन अचीवर मेडिसिन मीडिया की CEO पुनीता अरमुगम से।